हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। ये आज की 4th क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जिसको अंग्रेजों का काल भी कहते हैं। तो सबसे पहले भारत में जैसा हमने पढ़ा कि वैदिक काल आया, वैदिक काल के बाद आया हमारा बौद्धिक काल, बौद्धिक काल के बाद आया मुस्लिम काल और मुस्लिम काल के बाद आया अंग्रेजों का काल। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद से स्टार्ट हुआ हमारा अंग्रेजों का काल। तो देखते हैं अंग्रेजों के टाइम पे हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार थी। तो अंग्रेजों के टाइम पे जो शिक्षा व्यवस्था हमारी स्टार्ट हुई वो उसमें प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अहम योगदान है। तो इसी विवाद को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अंग्रेजों ने 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन स्टार्ट कर दिया था। प्रारंभ में अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया तथा भारतीय देशी पाठशालाएं ही काम करती रही। तो स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने सिर्फ अपना शासन स्टार्ट किया था, उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो स्टार्टिंग में जो हमारी देशी पाठशालाएं चलती थी वही चलती आ रही थी। कुछ ईसाई मिशनरियों ने अपने प्रयास से स्कूलों की स्थापना की तथा उनमें अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने लगे। इनका मुख्य कार्य अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो कुछ ईसाई मिशनरी थे जो उन्होंने अपनी कोशिशों से भारत में कुछ जगह पे स्कूल बनाए और वहाँ पे वो अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने लगे। उनका मुख्य कारण था, अब जब ईसाई जो मिशनरी है तो उनका मुख्य रीज़न होगा स्कूल बनाने का कि ईसाई धर्म का प्रचार करना है। तो उनका क्या था मेन कारण, ईसाई धर्म का प्रचार करना अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। कंपनी या शासन से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती थी। तो जो ये ईसाई मिशनरी थे, ये क्या करते थे, इन्होंने जो भी स्कूल बनाए थे खुद अपने दम पे बनाए थे। इन्होंने सरकार से कोई सहायता नहीं ली थी और ना ही सरकार को इसके बारे में कुछ पता था स्टार्टिंग में। सरकार मतलब अंग्रेजी शासन जो स्टार्ट हो रहा था भारत में। ईसाई धर्म प्रचारक चाहते थे कि उन्हें सरकार से आर्थिक मदद मिले, परंतु कुछ अंग्रेज इन ईसाई मिशनरियों पर नियंत्रण रखना चाहते थे। धीरे धीरे यह बात ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गई। तो जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो चाहते थे कि सरकार से उन्हें आर्थिक मदद मिले और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। लेकिन जो कुछ अंग्रेज थे वो चाहते थे कि ये जो ईसाई मिशनरी हैं इन पर वो अपना नियंत्रण करे, अंग्रेज ही ऐसा चाहते थे। अब धीरे धीरे ये बात क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गई। यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट को मैंने बीपी लिखा है ताकि पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट ना लिखूँ मैं आगे। तो जहाँ जहाँ मैंने आगे बीपी लिखा है उसका मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट से है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुँच गई। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत में शासन व्यवस्था किस प्रकार चलेगी उसके लिए चार्टर एक्ट, जैसे आज्ञा पत्र भी बोलते हैं, ये पारित किए जाते थे, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या योजनाएं व नीतियां रहेगी आदि का वर्णन रहता था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करता था, एक आज्ञा पत्र निकालते थे वो, ठीक है, जिसमें जो भारत में अलग अलग जगह पर जो योजना नीतियाँ जो भी चलेंगी, किस प्रकार उनको भारत में शासन करना है, क्या योजनाएं चलानी हैं, क्या नीतियाँ चलानी हैं, उन सब का एक पूरा प्रारूप उसमें लिखा होता था। सारी डिटेल या विवरण उसमें लिखा रहता था, जिससे चार्टर एक्ट या आज्ञा पत्र कहते थे। ये आज्ञा पत्र 20 वर्षों के लिए लागू किए जाते थे, मतलब एक बार निकालते थे और 20 वर्षों तक ये चलता था। हर 20 वर्ष में इन पे संशोधन या चेंजेस जो भी होता था 20 वर्ष के बाद होता था, तथा प्रत्येक 20 वर्षों में पुराने आज्ञा पत्र में संशोधन कर नए आज्ञा पत्र जारी किए जाते थे।
1773 तथा 1793 के आज्ञा पत्रों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं था। तो 1773 के बाद 83 फिर 93, ठीक है, 20 साल में। तो इन आज्ञा पत्रों में जो ये 2 आज्ञा पत्र जारी हुए, इसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई थी। आज्ञा पत्र 1793 के 20 वर्षों के बाद अर्थात 1813 में, मतलब 1793 के 20 वर्ष बाद जब नया आज्ञा पत्र आया, कब, 1813 में, तो उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक आज्ञा पत्र जारी किया गया, जिसे आज्ञा पत्र 1813 या चार्टर एक्ट 1813 कहा गया। अब इस आज्ञा पत्र में भारतीय शिक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे। यही 1813 का आज्ञा पत्र प्राच्य पाश्चात्य विवाद का आधार बना। तो जो 1813 में आज्ञा पत्र जारी किया गया था, फर्स्ट टाइम उसमें भारत की शिक्षा से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए गए थे, ठीक है। मतलब भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब जो अंग्रेजों का जो भी उसमें विवरण आया है, अब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1813 से। इससे पहले जो 2 आज्ञा पत्र निकाले थे, उसमें शिक्षा का कोई भी विवरण नहीं दिया गया था। और यही 1813 का आज्ञा पत्र जो है, ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो बना, उसका आधार बना। तो 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा से संबंधित कुछ बातें कही गई थी। क्या बातें कही गई थी वो डिस्कस करते हैं। पहली बात, यूरोपीय देश के मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और वहां ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट होगी, तथा कंपनी इकाई मिशनरियों के रहने और शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता करेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें कही गई, मतलब 3 बात मेन कही गई। तो पहली बात क्या था, जो यूरोपीय देश की मिशनरी हैं उनको भारत में प्रवेश कर सकते हैं वो, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसमें उनको पूरी छूट है। और कंपनी जो है वो इकाई मिशनरियों के रहने की, कंपनी इकाई जो थी, मतलब कि जो अंग्रेजी शासन है, सरकार है, उस टाइम पे जो भारत में सरकार थी, अंग्रेजी शासन था, वो जो कंपनी इकाई है वो मिशनरियों के रहने की और शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता करेगी, ठीक है, उनके रहने की व्यवस्था करेगी, और ईसाई धर्म का और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में अंग्रेजी सरकार अब सहायता करेगी। दूसरी बात, कंपनी शासित प्रदेशों में भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य होगा। तो जो कंपनी शासित प्रदेश हैं उनमें भारत में जनसाधारण की जो शिक्षा है उसका प्रबंध करना किसका कर्तव्य होगा, कंपनी का ही कर्तव्य होगा, ठीक है। कंपनी शासित प्रदेश मतलब जिन प्रदेशों में कंपनी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है, कंपनी का अब धीरे धीरे वहाँ पे फैलाव स्टार्ट हो गया है अंग्रेजों का, मतलब तो वहाँ पे जो जनसाधारण की भी शिक्षा है उनका प्रबंध भी करना अब कंपनी का कर्तव्य है। तीसरी बात क्या थी, इस आज्ञा पत्र की धारा 43, धारा बोलो या अनुच्छेद बोलो या आर्टिकल बोलो, एक ही बात है। तो धारा 43 में कहा गया, कंपनी प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के रखरखाव, विकास और उसके उत्थान आदि के लिए खर्च करे। तो इस आज्ञा पत्र के अनुच्छेद 43 में ये वाली लाइन कही गई है, ठीक है, यही मेन लाइन है जो आपको याद रखनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेन लाइन इस पूरे प्राच्य पाश्चात्य विवाद की यही है कि कंपनी प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख की धनराशि का प्रयोग कहाँ करेगी, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के रखरखाव, विकास और उनके उत्थान के लिए खर्च करेगी। 1813 के आज्ञा पत्र में धारा 43 के अनुसार ये जो बातें कही गई है, यही कि 1 लाख की धनराशि ये भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन, साहित्य के रखरखाव, विकास, उत्थान के लिए खर्च करना, ये जो बात है ये कही गई है आज्ञा पत्र 43 में। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रमुख कारण इसी धारा में प्रयुक्त किए गए 2 शब्द थे, एक साहित्य और दूसरा विद्वान।
कुछ लोगों ने साहित्य शब्द का अर्थ भारतीय साहित्य से, जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य से, और विद्वान का अर्थ भारतीय विद्वानों से लिया, अर्थात भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के विद्वानों से लिया। ठीक है, जो भारत की जो हमारी मूल जो शिक्षा पद्धति जो चली आ रही थी उनमें जो विद्वान है उन विद्वानों से लिया। तथा कुछ लोगों ने इसका अर्थ लिया अंग्रेजी भाषा के साहित्य तथा अंग्रेजी भाषा के विद्वानों से लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में अब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो कुछ लोगों को कहना था कि जो भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वान है उसका मतलब है जो भारत में मूल शिक्षा है जो पहले से चली आ रही है, तो वो जो विद्वान और साहित्य उसके बारे में कहा गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो भारत में विद्वान और साहित्य से मतलब है अंग्रेजी भाषा का साहित्य और अंग्रेजी भाषा के विद्वान। तो यहीं से प्राच्य पाश्चात्य विवाद की शुरुआत हुई। ठीक है, प्राच्य हो गया जो भारतीय विद्वान भारतीय साहित्य, और पाश्चात्य हो गया जो अंग्रेजी विद्वान अंग्रेजी साहित्य है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी प्राच्य पाश्चात्य विवाद पड़ा। अब 1813 के आज्ञा पत्र में दो शब्द साहित्य तथा विद्वान इनकी व्याख्या नहीं की गई थी। ऐसा होता कि यदि ये आज्ञा पत्र में प्रॉपर तरीके से लिखा होता कि साहित्य और विद्वान का मतलब क्या है, तो सीधा सीधा उसका मतलब वही था, तो विवाद स्टार्ट नहीं होता। अब वहाँ पे सिर्फ साहित्य और विद्वान की बात की गई है, मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए लोगों ने दो तरह के मतलब निकाले, और दो तरह के मतलब निकाले तो दो वर्ग बन गए। ठीक है, इस कारण कंपनी के लोगों ने इनका अर्थ अलग अलग लिया तथा दो वर्ग बन गए, एक प्राच्यवादी वर्ग और एक पाश्चात्यवादी वर्ग। अब है प्राच्यवादी वर्ग। प्राच्यवादी वर्ग में शामिल लोगों ने साहित्य शब्द का अर्थ भारतीय साहित्य जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य तथा विद्वानों शब्द का अर्थ भारतीय विद्वानों अर्थात भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के विद्वानों से लिया। इन लोगों का मानना था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारत की देशी भाषाओं की शिक्षा पर व्यय किए जाने चाहिए। तो जो भारतीय भाषा को, जो भारत की जो मूल शिक्षा पद्धति उनको जो सपोर्ट कर रहे थे, जो प्राच्यवादी वर्ग थे, उनका ये मानना था कि ये 1 लाख रुपए जो है वो भारतीय साहित्य और भारतीय जो विद्वान हैं उन पर खर्च किया जाना चाहिए, ना कि अंग्रेजों पर। प्राच्यवादी नीति के समर्थक ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने एवं अनुभवी कर्मचारी थे जो लंबे समय से भारत में रह रहे थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पुराने और जो एक्सपीरियंस कर्मचारी हैं, बहुत टाइम से भारत में रह रहे थे, वो भारत को प्राच्यवादी वर्ग जो है मतलब अब उसको जो भारत की मूल जो शिक्षा पद्धति पहले से चली आई थी उसको वो सपोर्ट करते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को निकट से पहचाना था और उसके प्रशंसक बन गए थे। मुनरो ने ब्रिटिश संसद में कहा था, यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन इस पदार्थ के आयात से महान लाभ उठा सकेगा। तो मुनरो ने ब्रिटिश संसद में भी इतनी बड़ी बात बोल दी थी भारतीय सभ्यता के लिए कि अगर भारतीय सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन जो है इनके आयात से महान लाभ उठा सकेगा। अब है प्राच्यवादियों के द्वारा दिए गए तर्क। अब प्राच्यवादियों ने क्या तर्क दिए अपने, कि भारतीयों की अपनी एक भावी संस्कृति तथा सभ्यता है। भारत में पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रचार प्रसार करने से इस देश की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का लोप हो जाएगा, जिसके अंतर्गत अनेक युगों का ज्ञान संचित है। ठीक है, क्योंकि हमारी वैदिक शिक्षा हो गई, फिर हमारी उसके बाद बौद्धिक शिक्षा हो गई, मुस्लिम शिक्षा हो गई। मुस्लिम शिक्षा से भी काफ़ी चेंज हो गया था, लेकिन बौद्धिक और वैदिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा जो थी जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत ये सारी हमारी मेन थी। भारत की जो हमारी पुरानी सभ्यता थी उनको चलाए जा रहे थे ये हमारी शिक्षा पद्धति, तो उनका ये मानना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा ये सब आएगी, इसका प्रचार प्रसार होगा, तो उससे क्या होगा, जो भारत की जो मूल शिक्षा पद्धति है उसका कहीं ना कहीं वो लोप हो जाएगी, कहीं ना कहीं उनका अंत हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। अब इन अधिकारियों को यह भी भय था कि कदाचित भारतवासी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध कर सकते हैं
भारत के विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने हेतु वे किसी भी प्रकार के विरोध का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। ठीक है, ये जो अधिकारी प्राच्यवादी वर्ग के जो लोग थे, जो भारत के पुरानी जो शिक्षा पद्धति उसको सपोर्ट करते थे, उनका ये भी मानना था कि जो भारतवासी हैं अगर पाश्चात्य शिक्षा का वो विरोध कर सकते हैं और वो वहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि भारत बहुत विशाल साम्राज्य है। उसको सुरक्षित रखने के लिए वो उसको सुरक्षित रखना चाहते थे जो भारतीय साम्राज्य है, तो वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध या कोई भी खतरा उत्पन्न हो। यह अधिकारी भारतीयों की संकीर्णता, मतभेद और अंधविश्वासों को बनाए रखने में कंपनी शासन का भविष्य सुरक्षित समझते थे। ठीक है, यही बात आ गई। वे चाहते थे कि उनको ऐसा लगता था कि जो भारतीय लोग हैं, ये जो अंधविश्वास है इनको बनाए रखो, और इससे अगर ये अंधविश्वास जो है भारतीयों में बना रहेगा कि वही इंटेलिजेंट है, उनकी शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है, ये सब, तो इससे कंपनी शासन का भविष्य भी सुरक्षित समझते थे। उनका यह भी मानना था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और साहित्य की शिक्षा देने पर भारतीय लोग जागरूक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको डर भी था कि अगर इंग्लिश में भारत में शिक्षा देने लगेंगे तो भारत के लोग जागरूक हो जाएंगे, जिससे वे अंग्रेज़ों का विरोध कर सकते हैं तथा ब्रिटेन की कंपनियों और शासन व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार भारत में अपना व्यापार करना और शासन चलाना आसान नहीं रहेगा, इसलिए भारत में पाश्चात्य देशों की शिक्षा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी अंग्रेज़ों का ही भला चाह रहे थे कि अगर अंग्रेजी शासन व्यवस्था, अगर शिक्षा प्रणाली यहाँ पर आएगी तो भारत के लोग अगर शिक्षा अगर ले लेते हैं तो वो अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे और भारत में व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि पाश्चात्य देशों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार ना हो। ये लोग भारतीयों को गँवार तथा अनपढ़ समझा करते थे। उनका मानना था कि भारतीय लोग पाश्चात्य भाषा और साहित्य, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने योग्य ही नहीं है। ठीक है, उन लोगों को लगा था भोले भाले लोग हैं, अनपढ़ गँवार हैं, हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, अरबी फारसी भाषा बोलते हैं, तो मतलब गँवार हैं, इनको तो इंग्लिश नहीं आ सकती। पाश्चात्य लोग जो हैं, पाश्चात्य भाषा जो साहित्य है वहाँ का चाल चलन, बोल भाषा कैसे सीखेंगे, मतलब ये उस लायक है ही नहीं कि अंग्रेज़ों को कॉपी कर सके। इस मत के लोगों का यह भी स्पष्ट मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके भारतीय लोग भी पाश्चात्य देशों के समकक्ष हो जाएंगे, फिर इन्हें आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक है, उनका ये भी मानना था, क्लियर कट मानते थे कि अगर पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर लेंगे यहाँ के लोग तो ये मतलब इंग्लिश सीख लेंगे, उनका चाल चलन सब कुछ अगर कॉपी कर लेंगे, सब कुछ इनको आ जाएगा, तो उनमें और अंग्रेज़ों में फ़र्क क्या रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, उनके जैसे ही हो जाएंगे और फिर इनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकेगा। कैसे मूर्ख बनाएंगे, लैंग्वेज समझने लगेंगे, मूर्ख बनाना आसान नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह नीति लाभप्रद है। ठीक है, अब देखा जाए तो फाइनेंशियल दृष्टि से देखा जाए तो भी नीति लाभप्रद है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के लिए अंग्रेज़ों को ही अध्यापक पद पर नियुक्त करना होगा। अब किसी इंडियन को इंग्लिश नहीं आती तो आपको ऑब्वियसली अगर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो अंग्रेज़ों को ही बनाना पड़ेगा टीचर, और उन्हें वेतन भी अधिक देना होगा। भारतीय बहुत कम वेतन पर ही काम करने के लिए तत्पर हैं। जो भारतीय लोग हैं वो बहुत कम वेतन पे काम कर लेते हैं, और अगर आप किसी अंग्रेज को यहाँ पर लाके टीचर बनाओगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करोगे, तो उसको वेतन भी ज़्यादा देना होगा। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये जो नीति है वो लाभप्रद थी। इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों ने, जो प्राच्यवादी वर्ग जो थे, अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के जो समर्थक वो थे लोग, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए इंडियन भारतीय विद्वान और इनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे रीज़न है कि वो नहीं चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। अब है पाश्चात्यवादी वर्ग।
तो इस वर्ग के लोगों के अनुसार साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के साहित्य तथा विद्वानों शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के विद्वानों से लिया जाना चाहिए तथा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। जो पाश्चात्यवादी वर्ग थे वो ऑब्वियसली अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी साहित्य को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके अनुसार ये था कि जो 1 लाख रुपए वो अंग्रेजी विद्वान और अंग्रेजी साहित्य पे ही खर्च किया जाना चाहिए। इस वर्ग के जो युवा अधिकारी थे ऐसे युग में जन्मे और पले थे जब इंग्लैंड का महत्व तेजी से संसार में फैल चुका था, अतः उन्हें अपने देश, संस्कृति और भाषा पर अत्यधिक गर्व था। वे अन्य कोई भी संस्कृति और भाषा को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, जो इस युग में जो जन्मे लोग थे वो किसी और भाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उनको अपनी ही संस्कृति, देश, अपनी ही भाषा पे बहुत गर्व था। उनका विचार था कि भारतीयों का वास्तविक उद्धार पाश्चात्य संस्कृति ही कर सकती है। वे लोग ऐसे मानते थे कि जो भारतीय लोग हैं उनका एक्चुअल में जो उद्धार हो सकता है वो पाश्चात्य संस्कृति से ही हो सकता है। ये लोग भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे तब ईसाई धर्म का प्रचार आसानी से किया जा सकेगा। अब इन लोगों का मानना ये था कि अंग्रेजी, जब लोगों को अंग्रेजी बोलने आएगी वो उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो इस तरीके से उनकी लैंग्वेज समझ पाएंगे और उनका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ईजिली हो जाएगा। जब लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कैसे ही करवा लेंगे। लैंग्वेज समझ में आएगी तभी तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा। इससे भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें और अधिक मजबूत होंगी। अब जो पाश्चात्यवादी उनके द्वारा दिए गए तर्क, क्या तर्क इन लोगों ने दिए? इस समय तक कंपनी के राज्य का पर्याप्त विस्तार हो गया था। उनके दफ्तरों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में बाबुओं, क्लर्कों की आवश्यकता हो रही थी। इनके अनुसार भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए जिससे सस्ते मजदूर तथा कर्मचारी मिल सके। ब्रिटेन से कर्मचारी महंगे दामों पर आते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ब्रिटेन से जो कर्मचारी बुलाते थे वो उनको ज़्यादा कॉस्टली पड़ते थे, ज़्यादा उनको सैलरी देनी पड़ती थी। अब भारत में सस्ते दामों पे लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, तो वो चाहते थे कि अब इनका राज्य भारत में ऑलमोस्ट भारत के सभी हिस्सों में फैल चुका था। जब फैल चुका था तो इनको ऑफिस में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो अगर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, लोगों से ईजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो इनको भारतीय मजदूर सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। मेन कारण इनका ये था। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना है जो कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही संभव है। अब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार वहीं तभी होगा जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे की लैंग्वेज समझ पाएंगे। इसने भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो कि रूप रंग में भारतीय किंतु वेशभूषा, बोलचाल, चिंतन और विचारों में अंग्रेज जैसा होगा। इनका मेन पर्पस था कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार कर दो जो रूप रंग में, वेशभूषा में, मतलब दिखने में तो वो भारतीय है। एक नॉर्मल आप किसी इंडियन को आप एज्यूम कर लीजिए कि इंडियन है, रूप रंग में वो भारतीय, लेकिन अब उसकी वेशभूषा, जैसे सपोज़ जो हमारे पुराने टाइम पे जो हमारी एजुकेशन चल रही थी उसमें कोई धोती कुर्ता पहन रहा है, लेकिन अब उनको बाबू तैयार करने हैं तो वो कोट पैंट पहना दिया। वेशभूषा अंग्रेज़ों वाली आ गई, बोलचाल वो इंग्लिश बोल रहा है, बोलचाल अंग्रेज़ों वाला आ गया, चिंतन वो अंग्रेज़ों के हित के लिए। अब ईसाई धर्म का प्रचार होगा तो उसका जो सोच है वो भी बदलेगी। अब वो भारत का जो पुराना शिक्षा पद्धति जो चल रही थी, गुरु शिष्य संबंध, अब उन सबको वो पुराना अंधविश्वास बोलेगा ये सब। अब उसको अंग्रेजी भाषा आ रही है तो उसका चिंतन में क्या है, वो अंग्रेज जैसा हो रहा है और विचारों में अंग्रेज होगा। ठीक है, सिर्फ रूप रंग में भारतीय भारतीय दिख रहा है लेकिन बाकी पूरा वो अंग्रेज होगा। अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों की ब्रिटिश के प्रति गहन श्रद्धा होगी।
जो ये भारतीय हैं जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, इनकी ब्रिटिश के प्रति गहन श्रद्धा होगी। इससे ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होंगी। तो जो भारत में ब्रिटिश शासन है, अब उनकी जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी। इनके अनुसार भारतीयों में अंधविश्वास का बोलबाला है। इनके अनुसार ये सोचते हैं कि जो भारतीय हैं उनमें अंधविश्वास का बोलबाला ज़्यादा है तथा पाश्चात्य ज्ञान के द्वारा ही इनको समाप्त किया जा सकता है। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य भी यही था। राजा राम मोहन राय भी यही चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इनके अनुसार भारतीय भाषाएं तथा विज्ञान तुच्छ है, बहुत छोटा मानते हैं ये लोग भारतीय भाषा और विज्ञान को, जिनका शब्दकोश सीमित है, इनमें सभी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। इनका मानना था कि जो भारत की जो भाषा है और जो ज्ञान विज्ञान है वो बहुत ही छोटा है, शब्दकोश बहुत छोटा है भारत का, और इसमें हम शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। अंग्रेजी साहित्य के द्वारा ही भारतीयों का भी उद्धार किया जा सकेगा। इनको लगता था कि अंग्रेजी भाषा ही सब कुछ है, अब उसके द्वारा ही भारतीयों का उद्धार भी, भारतीयों का भला भी इसी के ही द्वारा होगा। अब इसका परिणाम क्या निकला वो डिस्कस कर लेते हैं। यह विवाद कंपनी के कर्मचारियों के मध्य शुरू होकर धीरे धीरे भारतीयों तथा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी फैल गया। ये जो विवाद है सबसे पहले कंपनी में अपनी लोकल जगह पे कर्मचारियों के मध्य स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे भारतीय ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक फैल गया, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी पार्लियामेंट में फैल गया। सन 1823 में कंपनी ने इस समस्या पर विचार करने हेतु 10 सदस्यों की एक समिति भी बनाई, परंतु वह समिति 2 गुटों में विभाजित हो गई, प्राच्य तथा पाश्चात्यवादी। अब 10 लोगों की समिति बनाई, वो समिति 2 लोगों में बढ़ गई, वहीं प्राच्य पाश्चात्य वर्ग में। दोनों गुटों का यह विवाद 1839 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है, 1839 तक यह विवाद चलता रहा दोनों गुटों का। मैकाले के विवरण पत्र ने इस विवाद को बहुत हद तक कम करने का कार्य किया, परंतु प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन बंद नहीं किया। मैकाले आए, उनका विवरण पत्र आया था, इसके बाद हम यही डिस्कस करेंगे मैकाले का विवरण पत्र। तो मैकाले के विवरण पत्र ने ये जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था इसको काफ़ी हद तक कम करने का कार्य किया उन्होंने, लेकिन फिर भी प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन बंद नहीं किया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। उन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को अत्यंत गंभीर रूप में पाया और इसका अत्यंत सतर्कतापूर्वक अध्ययन किया। जब लॉर्ड ऑकलैंड आए तो उनको लगा कि नहीं, ये कोई छोटा मैटर नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मैटर है, और इसको सतर्कतापूर्वक उन्होंने पढ़ा। इस पूरे मैटर को जानने की कोशिश करी कि एक्चुअल में ये मैटर क्या है और कैसे इस मैटर को दूर कर सकते हैं। चूँकि विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, लॉर्ड ऑकलैंड ने अल्प धनराशि देकर ही प्राच्यवादी दल को शांत कर दिया। मतलब कुछ नॉमिनल सा, बिल्कुल छोटा मोटा सा अमाउंट दिया जो प्राच्यवादी वर्ग थे उनको, और उनको शांत कर दिया कि पैसा तुम्हारी विद्वान तुम्हारे साहित्य के लिए है। और दूसरी ओर उसने अंग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन एवं विज्ञानों के प्रचार हेतु 1 लाख से भी अधिक रुपया देकर पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों को प्रसन्न कर दिया। ठीक है, नॉमिनल सा अमाउंट दिया, कुछ छोटा मोटा अमाउंट देकर प्राच्यवादी दल को शांत कर दिया, और 1 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट देकर अपनी अंग्रेजी भाषा में उनसे बात करी, और अंग्रेजी साहित्य, दर्शन और अंग्रेजी भाषा और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों को इस प्रकार प्रसन्न कर दिया, और इस प्रकार प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद स्टार्ट होके इस प्रकार समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकाले का विवरण पत्र। तो आपको क्लास कैसी लगी आज की? अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछिए, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, थैंक यू।